नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जाने-माने लेखक, चिंतक, मनीषी, पत्रकार, कई अखबारों के संपादक रह चुके भाऊ तोरसेकर। भाऊ को जोड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार। आपके भाऊ सब बड़ी आलो दर्शकों को शुभकामनाएँ जी, दिवाली की। जी। भाऊ बड़ी आलोचना करते थे लोग कि उद्धव ठाकरे घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। अब तो हुँ, लोगों की शिकायत दूर हो जानी चाहिए। वो गए हैं, किसानों से मिले हैं, मीडिया से मिले हैं। ये अलग बात है कि 3 घंटे में वापस मुंबई लौट आए प्लेन से। तो हुँ। इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं भाऊ? वो खुद को मज़ाक बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। अभी नहीं निकलते तो भी चलता था क्योंकि देखिए, वो कुल मिलाकर 2 गाँव में 24 मिनट किसानों से उन्होंने बात की। जी। बिल्कुल, गिनकर लोगों ने बताया कि 24 मिनट टोटल वो किसानों से उन्होंने बात की और 45 मिनट कम से कम पत्रकारों से बात की। और ये छोड़कर वो प्लेन में थे, मुंबई से निकले और 3 घंटे में मुंबई वापस पहुँच गए। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों भैया क्यों? आपको याद होगा तो जब ये चीफ मिनिस्टर थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे और उस वक़्त भी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, चक्रवात आया था। तो उस समय के विरोधी नेता देवेंद्र फडणवीस थे, विधान परिषद के प्रवीण दरेकर थे। वो तो हर गाँव घूमते थे, इतनी बड़ी बारिश हो रही थी, पानी इकट्ठा हुआ था, सब हुआ था, डूबे थे गाँव के गाँव। उस वक़्त वो विरोधी नेता घूमते थे, जी। लोगों से पूछते थे, अधिकारियों से बात करते थे, जबकि वो विरोधी नेता थे। तो इन्होंने उन पर पाबंदी लगा दी कि भाई अपोज़िशन लीडर से अधिकारी क्यों मिलते हैं, मीटिंग क्यों करते हैं? और आज ये खुद जाकर आए हैं और कुल मिलाकर 24 मिनट 2 गाँव में कुछ किसानों से उन्होंने बात की और गाली-गलौज के लिए 45 मिनट राख उन्होंने पत्रकारों को दिए। लेकिन एक पत्रकार ने भी उनको पूछा नहीं कि भैया आप 24 मिनट के लिए क्यों आए? ये मराठी मीडिया तो पूरा मज़ाक बन चुका है आजकल महाराष्ट्र में। कोई सुनता भी नहीं उनके, कोई देखता भी नहीं। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे खुद को मज़ाक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर भाऊ वो गए क्यों? अगर उनको किसानों के साथ बैठ कर के तसल्ली से बात नहीं करनी थी, केवल कैमरा पर आना था और ये एक मैसेज ही देना था कि मैं किसानों से मुलाकात करके आया हूँ। बस खाली यही मकसद था क्या? मैं आपको एक थोड़ा मानो 48 साल पुरानी बात होगी शायद 73 में अकाल हुआ था। बड़ा भारी अकाल हुआ था महाराष्ट्र में। उस जी, समय वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उनकी एक याद दिला दूँगा। देखो लोगों को चीफ मिनिस्टर हो, अपोज़िशन लीडर हो, जब लोग त्रासदी में होते हैं, संकट में होते हैं, समस्या से घिरे हुए होते हैं, तो लोगों को कुछ मदद की ज़रूरत होती है, तो सबसे बड़ी ज अगर मदद क्या चाहिए, तो उनको धीरज देने की ज़रूरत होती है। तो उस समय वसंतराव नाईक पूरे इतनी मराठवाड़ा वगैरह तो गाँव के गाँव उजाड़ हो गए थे। जी, लाखों की संख्या में लोग पूना, नासिक, मुंबई पहुँच गए थे, रास्ते पर अपना घर-बार लेकर बैठ गए थे। चूल्हा 2 पत्थर लगाकर चूल्हा बनाकर काम मिले वो काम करते थे। इतनी बुरी हालत थी, यानी बारिश नहीं थी, बारिश ना होने के कारण अकाल की बात थी। तो एक किस्सा मुझे याद है, एक गाँव में वसंतराव नाईक पहुँच गए। जी, तो इतनी कड़ी धूप थी और वहाँ पहुँच गए, उनके साथ अधिकारियों का काफ़िला वगैरह था। तो एक गाँव के चावड़ी पर जाकर बैठ गए, तो गाँव के सरपंच वगैरह सब इकट्ठा हो गए। तो किसी ने ये पसीना पोंछने वाला चीफ मिनिस्टर देखा, तो दौड़ते-दौड़ते एक गिलास पानी लेकर आ गए। वो जो स्टील का बर्तन था, उसमें पानी था, वो पानी भी साफ नहीं था, जी, जी। उसमें मिट्टी दिखाई दे रही थी। तो सरपंच गुस्से में आ गया और बोल गया कि अरे यार क्या तुमको दिमाग है कि नहीं? राज्य के मुख्यमंत्री आए, उनको ऐसा पानी दे रहे हो, जाओ भागो होटल से।
एक कोका कोला की बोतल लेकर आओ। तो वसंत राव नहीं बोले, नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, और एक गिलास लाओ। और उन्होंने अपने जेब से रुमाल निकाला, रुमाल दूसरे गिलास पर डाला और उसमें डालकर पानी निकाला और मिट्टी निकालकर वो पानी वो पिए थे। और उन्होंने बोला कि देखो, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझे चीफ मिनिस्टर बन के मुझे शर्म आनी चाहिए कि इस गांव में कोका कोला पहुंच गया लेकिन पीने का पानी नहीं पहुंचा है, मुझे उसकी बड़ी शर्म बात होनी है, चाहिए। बड़ी बात। देखो, उसके बाद उस गांव को क्या मिला नहीं मिला बात अलग है, लेकिन उससे जो धीरज मिल गया कि भाई अगर हमारे गांव में पानी नहीं है, अकाल है, तो इससे हमारा चीफ मिनिस्टर शर्माया है। बाकी उनको कुछ मिला नहीं होगा शायद, लेकिन सही। उससे जो धीरज मिल गया कि हमारी परिस्थिति से ये हमारा चीफ मिनिस्टर वाकिफ है, उसको समझ में आता है कि हमारी तकलीफें क्या है, उसने वो पानी पिया। उद्धव ठाकरे भी 2.5 साल चीफ मिनिस्टर थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग डूबे या अकाल हो या और कुछ हो, फसल डूब गई थी, ये घूमते नहीं थे और मजाक जी। उड़ाते थे। जो देवेंद्र फडणवीस दरेकर घूमते थे तो बोलते मुझे घर में बैठ के भी मैं लोगों के पास पहुंच जाता है, वहां जाने की क्या जरूरत है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये उद्धव ने कहा था, फिर आज आपको जाने की क्या जरूरत थी। तो ये भी समझना चाहिए कि उन लोगों को कुछ आप मटेरियली पैसा दे दो या धान दे दो या और कुछ दे दो, राशन दे दो, उसकी नहीं, उस वक्त उनको धीरज की जरूरत होती है। आपको और एक बात याद दिला दो, जी। 8 साल पहले की बात है, आपको मालूम है उत्तराखंड में सुनामी जैसी ये हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो गुजरात के पर्यटक फंसे हुए थे, टूरिस्ट, उनको निकालने के लिए खुद चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी, वहां जा रहे थे तो होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने उनको प्रतिबंधित किया था कि नहीं जाएंगे आप। फिर भी वो अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके उत्तराखंड पहुंच गए और कुछ 5-6 हजार गुजरात के पर्यटक जो फंसे थे उनको निकालने की उन्होंने सुविधा कर दी थी। उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने मजाक उड़ाया था, ये तो रैम्बो हो गए, ये तो 5,000 लोगों को निकालने के लिए पहुंच गए, मजाक उड़ाया था, आपको याद होगा। बाद में उस रिपोर्टर ने माफी मांगी कि मैंने कहा सुनी बोल दी, ये असलियत नहीं थी। 5,000 लोग ने उनको ऊंचाई पर सेफ जगह पहुंचाने की सुविधा की और उसके बाद उनके लिए कोई कार बीर की व्यवस्था, अपने डिजास्टर मैनेजमेंट गुजरात के जो अधिकारी थे उनको वहां बुलाया था और उनसे कोऑर्डिनेट करके उन्होंने सब किया था। लेकिन कहने का मतलब है कि उस वक्त हमारा चीफ मिनिस्टर पहुंच जाता है, हमारा नेता पहुंच जाता है, वो जरूरी तो है। देखिए तो 2 महीने पहले ऐसी बात हो गई थी, नागपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, वहां चीफ मिनिस्टर शिंदे पहुंच गए थे। ये अब सब देखिए, कल कल हमारा जो हवामान का डिपार्टमेंट है उसने डिक्लेयर कर दिया क्या भाई, मानसून अब हट गया, मानसून ने कदम पीछे हटा लिए, उसके बाद उद्धव ठाकरे बाहर निकले। शायद मानसून राह देख रहा था कि उद्धव ठाकरे कब घर से निकलेंगे और हम भाग जाएंगे, मानसून इनसे डरता है। भाऊ, इन पर तो ये आरोप किसी और ने नहीं लगाए, इनकी ही पार्टी के जो 40 एमएलए टूट करके अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, उन्होंने आरोप लगाए थे। इनके मंत्रियों ने आरोप लगाए थे कि ये किसी से मिलते ही नहीं है। हम अगर इन्हें फोन करें तो ये फोन पर नहीं आते हैं, बुला लेते हैं तो हम वर्षा बंगले के बाहर खड़े रहते हैं 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे, हमको अंदर तक नहीं आने दिया जाता है। और जिनके बल पर मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से मिलते रहते हैं, उनको फंड जारी करते रहते हैं। तो इनके तो अपनी पार्टी के नेता भी इनसे नाराज रहे हैं कि बंगले पर रहते हुए भी नहीं मिलते थे। नहीं नहीं, ये सिर्फ नहीं, किसको मिलते थे, एनसीपी के या कांग्रेस के नेताओं से भी नहीं मिलते थे। ये जो आपने बोला फोन भी नहीं उठाते, ये कंप्लेंट कांग्रेस के नेताओं की थी, कांग्रेस के मंत्रियों की थी। रात 8 बजे के बाद चीफ मिनिस्टर हमारा फोन उठाता नहीं। ये कंप्लेंट अशोक चौहान और बाला साहब थोरात जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे उनकी थी।
जी, जी। और उनका मजाक उड़ाने वाला एडिटोरियल सामने में छपवाया गया था, कुरकुरनारी खाट। कांग्रेस के जो तकरार कर रहे हैं, ये उन्होंने बोला था ये डुगडुगने वाली खटिया है, ऐसा एडिटोरियल सामने में आया था। जी, तो जी, ये जो जी। तकरार है, ये तकरार इनकी पार्टी यानी शिवसेना के एमएलए और मंत्रियों की नहीं थी, ये कांग्रेस और एनसीपी के मंत्रियों की भी थी। आपको याद होना चाहिए, ये बड़ी बात है कि इनके ही मिनिस्टर बोल रहे हैं और ये उनका मजाक उड़ाते थे कि क्या मिलने की जरूरत है। और तो और उस वक्त, अब बोलते हैं उस वक्त क्या करें, बाहर निकलना मुश्किल था क्योंकि कोरोना था। अरे कोरोना की बात थी तो आपके हेल्थ मिनिस्टर से कम से कम मिलते। राजेश टोपे नाम के इनके मिनिस्ट्री में हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, 3 3 दिन उनका भी फोन नहीं लेते थे। बाकी के छोड़ दो, आराम से काम हो सकता है। लेकिन कोरोना के समय में कम से कम आरोग्य मंत्री जो होता है, हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मिनिस्टर होता है, उसका तो फोन उठाना चाहिए, उनका भी फोन नहीं उठा रहे थे। एक एक खबर आई थी उस वक्त कि एक बार कोई कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने राजेश टोपे से पूछा, 3 दिन पहले क्या आपने फोन किया था? देखिए, 3 दिन पहले आपने फोन किया था, ऐसा चीफ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर को पूछ रहा है पेंडेमिक के समय में। तो क्या बोले इनके बारे में, क्या बोले? अरे घर में आपकी तबीयत ठीक नहीं, कोई बोलता नहीं, आपको किसने जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया ना। घर में बैठे रहो, आराम करो, किसने बोला है? किसने आपको जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर बना के नहीं रखा है? जी, जी, अगर जी। आपको बीमार ही रहना है तो घर में पड़े रहो, किसने बोला है आपको? अच्छा, दूसरी बात कि किसी के पास चार्ज भी नहीं दिया कि भाई मेरा ऑपरेशन है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, आप थोड़े दिन चलाओ। अजीत दादा एनसीपी के उप मुख्यमंत्री थे, या इनकी ही पार्टी के, इनके दाहिने हाथ बोले जाने वाले एकनाथ शिंदे थे, उनको अनिल परब थे, उनको सौंप देते, भाई तुम कुछ दिन चलाओ। वो भी नहीं करते थे। और तो और शरद पवार के 4 सर्जरी हो गई थी, जिन्होंने इनको चीफ मिनिस्टर बनाया, शरद जी, पवार ने, जी। उनकी सर्जरी हो गई तो ये उनसे मिलने तक नहीं गए। उस बीमारी 1.5 महीने के बाद शरद पवार उस सर्जरी या बीमारी से उठ गए। उसके बाद खुद शरद पवार इनको मिलने पहुंचे, लेकिन ये बीमार शरद पवार से भी मिलने नहीं गए थे। और उस वक्त अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस एक दिन शरद पवार के सिल्वर ओक बंगले पर पहुंचे, भाई आपकी तबीयत कैसे पूछने पहुंच गए सर्जरी के बाद, लेकिन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे थे। और उस वक्त वो बीमार बिल्कुल नहीं थे, वो केसीआर तेलंगाना से आते उनसे मिल रहे थे, लेकिन बिल्कुल। शरद पवार से मिलने नहीं गए थे। मुंबई में लता मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया, उस फंक्शन तक नहीं पहुंचे ये। मैं, उनकी स्लोगन थी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, मैं और मेरा परिवार। वो असलियत में परिवार का मतलब सिर्फ मातोश्री था, और उसमें चचेरे भाई सगे भाई भी नहीं आते। मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे और मेरे चमचे, बस खत्म। और शायद पतन का कारण भी यही बना। भाऊ, आपने सामना का ज़िक्र किया, उसमें क्या-क्या छपता रहा है। एक अभी छपा है और इसको पढ़ कर के मुझे तो हँसी आई, आप तो झल्लाए होंगे। इन्होंने कहा कि शिवसेना शिंदे गुट के 40 बागी विधायकों में से 22 बहुत जल्दी शिंदे से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। क्या उद्धव ठाकरे जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और ये सोच रहे हैं कि बीएमसी चुनाव से पहले कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट कर दो, कुछ ऐसे संदेह के बीज बो दो कि भाजपा और शिंदे के बीच में किसी तरह की कुछ खटपट शुरू हो जाए? और इसमें केवल यही सूचना नहीं दी गई है, पता नहीं कहाँ से मिली है इनको। इन्होंने कहा है कि अब तो देवेंद्र फडणवीस शिंदे को लेकर के भी दिल्ली नहीं जाते, अकेले जाकर के मिल आते हैं और
इनको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बंधक जैसा बना के रखा हुआ है। सारा कामकाज तो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। शिंदे के लिए तो बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। ये सब छापने के पीछे क्या मानसिकता है भाऊ? नहीं, कुछ भी हवा में छोड़ दो, पतंगबाजी करो, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब हर बार देखो, ये इकट्ठा रहेंगे तो बोलेंगे इकट्ठा ही रहते, अलग अलग नहीं घूमते, अलग अलग घूमे तो अलग अलग घूम रहे, इसका मतलब इनमें दुश्मनी है। अजीब बात है। पिछले 10 दिन पहले कुछ मुझे लोकमत का जो मीडिया हाउस है, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जब इन दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का इंटरव्यू नाना पाटेकर ने लिया था, आपको याद होगा। जी, 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 जी। तो नाना पाटेकर हमारा कॉलेज के टाइम का दोस्त है, वो बीच बीच में फोन करता रहता है, हम फोन करते रहते। तो उसको मैंने एक बात बोली थी, उसने उस इंटरव्यू में बोल दी कि भाऊ तोरसेकर ने मुझे बोला कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पूरक है। जी, जहाँ जी, एक जी। कम पड़ता है दूसरा दौड़ कर आता है, जहाँ पहला कम पड़ता है दूसरा उसके पास दौड़ कर आता है, एक दूसरे को संभाल कर लेते हैं। ये जो मैंने बोला था वो नाना ने उस इंटरव्यू में बोल दिया, और उसने उसको ज्यादा एक्सप्लेन भी किया कि जी, जी। देवेंद्र फडणवीस ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर है कि उसकी गलती ढूंढना चाहो तो भी मिलती नहीं है, और एकनाथ शिंदे बिल्कुल इमोशनल है, ये नाना पाटेकर ने बोला है। और हम जी। देखते हैं, जहां जहां लगता है कि भाई इसका जवाब एकनाथ शिंदे के पास नहीं है, तो माइक उठाकर अपने सामने लेते हैं और देवेंद्र फडणवीस जवाब दे देते हैं। तो ये बोलते हैं देखो उनके सामने से माइक खींच लिया। अब क्या बोलेंगे? यानी इतना बचकाना, मेरी बैट है मुझे वापस दे दो, स्टंप मेरे, मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं उठकर जाऊंगा। ये बचकानी हरकतें जो करते हैं, इसको कोई लीडर बोलेगा? इनको कौन लीडर बोल सकता है? और अभी अभी कौन बचा, कौन है इनके सामने? आज सब भाड़े के लोग लाके आए। वो सुषमा अंधारे करके कल तक इनको गाली देने वाली एक महिला है, जो एनसीपी में थी, उसके पहले और कोई सेक्युलर मूवमेंट में थी, वो अचानक हिंदुत्ववादी हो गई है, और आजकल वही इनका मन चला रही है। दूसरे है भास्कर जाधव, ये तो 2006-7 के बाद शिवसेना छोड़कर एनसीपी में चले गए थे। उद्धव उद्धव पर ही गुस्सा करके वो निकल गए थे, शरद पवार की पार्टी में गए थे, वहां मिनिस्टर बने, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, और पिछले चुनाव के पहले वापस आ गए, तो वो सबसे एकनिष्ठ बन गए। तो इनको आजकल अपने चमचे भी भाड़े से लाने पड़ रहे हैं। अब देखिए, आप जो जिस आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं, वो भी जी। कोई कड़कनाथ मुंबई कर, ऐसा कोई नाम है ही नहीं। ये कोई बोगस नाम है, जिस नाम से कोई दूसरा ही लिख रहा है। तो ऐसे भाड़े के टट्टू इनको लाने पड़ रहे। तो इतनी कड़कनाथ। कड़कनाथ कड़कनाथ मुंबईकर। मुंबई का। कड़कनाथ एक मुर्गी का नाम है, कोई एक मुर्गी की जाति है। जी। तो ये कड़कनाथ मुंबईकर ऐसा पेन नेम लेकर ये कोई लिखता है। वो कोई पुराना चावल है, रिटायर हुआ जर्नलिस्ट है। हमको वैसे तो नाम भी मालूम है, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। जी। लेकिन कहने की बात है कि कल तक यही लिखने वाले, इनको निखिल वागड़े, वो कुमार केतकर हो, जिन्होंने जिंदगी भर बाला साहब की बदनामी की है, ऐसे लोग आज इनके सलाहकार बने हैं। और निखिल वागड़े तो बोलते हैं कि देखो शिवसेना कैसी बदल रही है, मतलब शिवसेना खत्म हो रही है। हाँ, हाँ, सही बात। तो इससे ही आपको पता चलता है। और भाऊ एक नेपोलियन घटना हो। नेपोलियन की एक बात बता दो। जी, जी। नेपोलियन बोलता है, आपका दुश्मन अगर आत्महत्या कर रहा है तो उसके बीच में हस्तक्षेप मत करो। तो बीजेपी इनको क्यों इनमें हस्तक्षेप करेगी? भाई जाओ आराम से मर जाओ, तुम खुद के मौत पर ही आमादा हो गए हो, तो मर जाओ, बीजेपी क्यों बीच में आएगी? बिल्कुल सही बात। भाऊ एक घटना अभी हुई थी, जब नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था, तो भारतीय जनता पार्टी ने अंधेरी ईस्ट के अपने कैंडिडेट मूर्जी पटेल का नॉमिनेशन वापस ले लिया, करवा दिया। और बाकायदा इसकी घोषणा नागपुर में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कर दी थी कि साहब हमारा कैंडिडेट वापस हो जाएगा।
और उससे पहले हमें पता है, आपको भी, कि शरद पवार ने भी कहा था कि भई एक परंपरा चली आ रही है, अगर सिटिंग एमएलए नहीं रहते हैं और उनके परिवार का कोई सदस्य खड़ा है किसी पार्टी से, तो बाकी पार्टियां जो हैं श्रद्धांजलि के तौर पर अपना कैंडिडेट नहीं देती हैं, तो वापस ले लिया जाना चाहिए। राज ठाकरे ने भी चिट्ठी लिखी थी देवेंद्र फडणवीस को, वो कैंडिडेट वापस हो गया। अब वहाँ कुछ निर्दलीय हैं, मतलब एक औपचारिकता है, मत पड़ेंगे, पर सबको पता है कि ऋतुजा लटके जो है वो जीत जाएंगी, यानी उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट जीत जाएगा। तो क्या जरूरत थी? अनिल परब ने तो खैर उस समय धन्यवाद किया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से या आदित्य ठाकरे की तरफ से कुछ इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि ये डर करके भाग गए, ये तो वहां हारने वाले थे, ये शर्मिंदगी से बचने के लिए भागे हैं। इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं भाऊ? क्या जरूरत थी इसकी? नहीं ना, वो देखो, वैसा करो तो गलत है, ऐसा करो तो गलत है। अब जब बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा था तो बोले ये जगह शिवसेना की है, अगर शिंदे खुद को शिवसेना मानते तो उन्होंने क्यों नहीं लड़ाई, बीजेपी को क्यों सौंप दी। अब बीजेपी ने मान लिया कि भाई चलो, किसी की मौत हो गई है, 1.5 साल का टाइम बचा है, तो क्यों लड़े, तो भाग गए बोलेंगे। ये तो, ये इनकी पुरानी आदत है। ये जो संस्कृति वगैरह बोला जाता है, वो तो सबसे बड़ा नाटक है। देखो, चिंतामण वनगा करके बीजेपी के एमपी हुआ करते थे, उनका देहांत हो गया। तो जब बाई इलेक्शन हो गया तो बीजेपी वहां से अपना कैंडिडेट लड़ा रही थी, तो शिवसेना इनके साथ थी। फिर भी शिवसेना ने उनके खिलाफ चिंतामण वनगा के बेटे को खड़ा किया था। और शिवसेना राजनीति में आई तो एक विधवा के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके ही आई थी ना। 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी के कृष्णा देसाई करके हमारे परेल लालबाग के एमएलए थे, उनकी हत्या शिवसैनिकों ने की थी, वो जी। जेल में थे। ऐसे वक्त जब चुनाव हो गया तो पूरी सब पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, कांग्रेस भी खड़ी थी और शिवसेना ने अपना कैंडिडेट खड़ा करके वो सीट जीती थी। तब ये सब संस्कृति वगैरह कहाँ थी, उसकी क्या जरूरत थी। वो भी 1.5 साल के लिए एमएलए बनने वाले थे। जी तो जी ये जी। सब भंपक। एक बात और है, 2015 में मातोश्री जहां बसी है, उस बांद्रा ईस्ट में भी बाला सावंत करके शिवसेना का एमएलए थे, उनका देहांत हो गया। तो उनकी बीवी को शिवसेना ने खड़ा किया था, उसके खिलाफ कांग्रेस ने नारायण राणे को खड़ा किया। तो उसके प्रचार में शरद पवार आए थे। तो शरद पवार की संस्कृति उस वक्त कहाँ गई थी। ये सब नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। देखो, जो बदमाश लोग संस्कृति की बात करते हैं ना, तो मुझे पता नहीं चलता संस्कृति किस कोठे पर धंधा करती है। भाऊ, अभी 21 अक्टूबर को एक बड़ा अहम फैसला एकनाथ शिंदे सरकार ने लिया है, और जो इन्होंने पाबंदी लगाई थी, यानी सीबीआई जांच के लिए पहले राज्य का आदेश लेगी, उसके बाद एंटर करेगी राज्य में, तो ये आदेश इन्होंने वापस लिया है। पर भाऊ, ये आदेश रहते हुए भी हमने तो देखा है कि अनिल देशमुख भी आर्थर रोड जेल गए हैं, नवाब मलिक भी गए हैं, और संजय राउत जो इनके प्यारे हैं वो भी, अब तो मेरे विचार से 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, वो भी आर्थर रोड जेल में हैं। और तीनों ही, नवाब मलिक तो पता नहीं कभी मनाई भी नहीं मनाई उन्होंने, पर कम से कम अनिल देशमुख और संजय राउत दोनों दिवाली नहीं मना सके अपने घर के सदस्यों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में। तो अगर आप एक्सपोज होते हैं, कई राज्य हैं वैसे तो जो एक्सपोज हुए हैं इस मामले में, अकेले महाराष्ट्र नहीं है, इनमें पंजाब भी था, पश्चिम बंगाल भी, झारखंड भी, केरल भी, छत्तीसगढ़ भी, राजस्थान, मिजोरम, मेघालय, और ये सब जब गैर भाजपा सरकारें थी वहां पे, तब ये आदेश जारी किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सीबीआई को आप रोकने की कोशिश करें, चलिए आप रोक लेंगे, लेकिन क्या कोर्ट कचहरियों को भी रोक लेंगे आप? अगर उनको लगता है कि इस मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए, तब आप कैसे रोकेंगे? और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं
कि इनके 3-3 नेता जो हैं वो जेल में हैं इस समय। नहीं, अभी वो तो बात अलग है कि ये जो नेता जेल में वो कोर्ट कचहरी का मामले से है। अब तो फ्लडगेट ओपन हो गए। अब तो सीबीआई मन में आए उसके खिलाफ उनके पास कोई भी कंप्लेंट भेजता है तो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। तो ये जब सुशांत सिंह का मामला आया था तो ये डर गए थे और उन्होंने इसकी शुरुआत चंद्रबाबू नायडू ने की थी आंध्र में। जी, जी। तो उसके बाद उसको फॉलो किया था ममता ने। और बाद में जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला आ गया तो इन्होंने डर के मारे वो किया था। लेकिन ये सब मामले आज न कल तो आ जाएंगे और उसकी भी सीबीआई। अब देखिए इन्होंने एक गलती तो कर दी अर्णब गोस्वामी के बारे में। अर्णब गोस्वामी पर जो झूठा मामला दर्ज किया गया अन्वय नाइक का, उसकी आत्महत्या थी, उसको हत्या प्रूव करने के लिए, तो इन्होंने एक रास्ता खोल दिया है कि इस ढंग से सुशांत के मामले में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब वो किस पर हो सकते हैं उसका नाम मुझे लेने की जरूरत है नहीं। तो जिस ढंग से आपने सचिन वाजे और मुंबई पुलिस को आगे करते हुए अर्नब पर एक मर्डर चार्ज लगाने की कोशिश की, सुशांत सिंह के मामले में बहुत सारे लोग फंसेंगे। अब सीबीआई खुली हो गई है, अब सीबीआई के पास कोई भी जा सकता है और बोल सकता है कि भाई इस पर दर्ज करो। तो दर्ज होगा मामला तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए एक तरीके से ये जनरल कंसेंट जिसको बोलते हैं कि हर बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये तो दरवाजा इन्होंने खोल दिया है। और उस जनरल कंसेंट के कारण अभी किसी पर भी उंगली उठाना सीबीआई के लिए आसान हो गया। और वो आसान रास्ता इन्होंने ही ढूंढ कर दिया है। अर्नब पर झूठी टीआरपी का एफआईआर दर्ज हुआ था, अर्नब पर अन्वय नाइक का मामला दर्ज हुआ था, आपको याद होगा कितने बिल्कुल, झूठे मामले बिल्कुल। दर्ज किए गए। तो ये फंसते जाएंगे। देखो झूठा कोई भी हम बोलते हैं ना, झूठे का मुंह काला तो आज ना तो कल होता ही है, होता ही है। हाँ, इसके लिए एक बात समझना चाहिए कि अगर हम आज कुछ कर रहे हैं तो इसका गलत इस्तेमाल आगे कोई ना करे, इसके लिए हमको आज सावधान रहना पड़ता है। इन्होंने जिस तरीके से 2.5 साल सरकार चलाई है, पुलिस तंत्र और पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया है, बस उसी ढंग से अगर दूसरे इस्तेमाल करने लगे तो इनको भागने को और मुंह छुपाने को जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाऊ, शिवाजी पार्क में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे तीनों एक साथ दिखाई दिए। और अब तो बीएमसी के चुनाव भी बहुत दूर रह नहीं गए हैं। तीनों मिलकर के लड़ेंगे ये संकेत तो पहले से आ रहे थे, पर सुनते हैं कि शिवाजी पार्क आने से पहले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के घर भी गए और वहां इनकी बैठक भी हुई। इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से एडामेंट हैं ये तीनों। उद्धव ठाकरे परिवार को, उनके गुट की शिवसेना को मुंबई की सत्ता से भी पूरी तरीके से बेदखल करने के लिए। और अमित शाह तो कह कर के आए थे कि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, गद्दारी सहन नहीं करेंगे, जिसका बाद में इन्होंने एक तरीके से मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। गोरेगांव में जब कोई इनका प्रोग्राम था, वहाँ इन्होंने कहा था कि आप आइए और मुंबई को ज़रा हमसे छीन करके दिखाइए या जीत करके दिखाइए। एक तरीके से चैलेंज किया था। तो चैलेंज तो जब-जब इन्होंने किया है तो अमित शाह ने और देवेंद्र फडणवीस ने इनको बहुत करारे जवाब दिए हैं। बीएमसी में क्या लग रहा है, आपका आकलन क्या है? आपने तो बहुत नज़दीकी से सब कुछ देखा है, वहाँ का मूड भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं लोगों का है क्या? नहीं, एक एक बात साफ है कि ये तीनों इकट्ठा आए फिर भी मुझे नहीं लगता कि मन से इनके साथ अलायंस करेगी। अ, शिंदे और बीजेपी इनका अलायंस हो जाएगा, लेकिन मन से इस अलायंस में नहीं रहेगी, मन से अलग रहेगी। जी, देखिए जी। एक बात होती है कि
जो स्पेस अपोजिशन का है वो जितना कम करते जाएंगे उतना बीजेपी के लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि मोदी और शाह इनकी जो पॉलिटिक्स है वो बोलते कि सत्ता में हम रहे ना रहे लेकिन सत्ता में हिंदुत्ववादी रहना चाहिए। ठीक है, शिवसेना हमारा और शिवसेना की जमती नहीं है तो शिवसेना सत्ता में रहेगी, हम अपोजिशन में रहेंगे, लेकिन सेक्युलर स्पेस नहीं बचनी चाहिए। ये इनकी नीति है। स्ट्रैटेजी क्या है? तो शिंदे और फडणवीस इनकी तो अलायंस है, वो तो कारपोरेशन में इकट्ठा जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन मन से इनके साथ नहीं रहेंगे। मन से इनके साथ नहीं रहती तो मान लो कि भाई 2-4% वोट इनके साथ जाने से अलायंस में बढ़ जाते, तो अगर अलग रहती है तो वो 2-4% मनसे के साथ रहेंगे, लेकिन उसके सिवा जो उद्धव से खुश नहीं है, एनसीपी से खुश नहीं है, कांग्रेस से खुश नहीं है और शिंदे फडणवीस से भी खुश नहीं है, ऐसे बहुत 5-6% और मत वोट हो गए, वो अगर मनसे के खाते में चले जाए तो मनसे 8 से 12% तक वोट खींच सकती है जी जी और उतने अल्टीमेटली महाविकास आघाड़ी के वोट कटने वाले हैं। और दूसरी बात होती है कि 10-12% भी अगर राज ठाकरे को मिल जाते हैं तो उनकी अपनी ताकत दिखाई देती है। अलायंस में जाते हैं तो आपकी ताकत क्या है उसका अंदाजा नहीं होता। जब अलायंस में होते हैं तो आप तो सब जगह लड़ेंगे नहीं। हाँ, छुपी छुपी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन लेकिन खुले आम अलायंस में राज ठाकरे जाएंगे नहीं। आज उनका मकसद साफ है कि मेरी पार्टी का कितना परसेंट है वो उनको दिखाना है। सीट सही कितने चुन कर आएंगे, सत्ता कहां से मिलेगी, ये जल्दबाजी में राज ठाकरे बिल्कुल नहीं है। ये लंबी रेस का घोड़ा है। वो उद्धव ठाकरे जैसे नहीं, मिलेगा तो आज ही मिलना चाहिए, नहीं तो सब डूब जाए तो चलेगा। ये दो भाइयों में वो फर्क है। आज तक राज ठाकरे ने किसी के साथ ओपनली अलायंस नहीं की है। मुझे नहीं लगता कि आज जो नए सिरे से अपनी पार्टी खड़ी करना चाहते हैं वो इस अलायंस में जाएंगे, मुझे नहीं लगता। हाँ, छुपी छुपी एडजस्टमेंट रहेगी, तुम यहाँ कच्चा कैंडिडेट दो, हम वहां कच्चा कैंडिडेट देते हैं, लेकिन वो जितने राज ठाकरे वोट निकालेंगे, जहां शिवसेना के उद्धव के तगड़े कैंडिडेट है वहां टक्कर देने में शिंदे शिंदे की ताकत मुंबई में कम है और बीजेपी की उतनी भी नहीं है, तो वहां राज ठाकरे तगड़ा कैंडिडेट दे सकते हैं, जहां ये दुबला कैंडिडेट दे देंगे। तो टक्कर होगी किसके साथ? इनके साथ। हाँ, एक बात है कि ये जो बीएमसी का चुनाव होने वाला है उसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसका होना है तो वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि मुंबई में जो मुस्लिम वोट है वो बड़ी तादाद में उद्धव ठाकरे के पलड़े में जाने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये मुस्लिम वोट हमेशा टैक्टिकल वोटिंग पर विश्वास करता है। अगर बीजेपी के खिलाफ आज सबसे तगड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे की है तो वो उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे। और आपने देखा होगा कि वो गोरेगांव में गठ प्रमुखों का सम्मेलन हुआ, फिर शिवाजी पार्क का मेला हो गया, उसमें जानबूझकर फोकस किया जा रहा था कि कितने मुस्लिम वहां है, बुरखे वाली महिलाएं, वो जालीदार टोपी वाले मुस्लिम, ये जानबूझकर दिखाए जा रहे थे। तो इसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो वोटिंग परसेंटेज मुंबई में है उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम हुआ करते थे और जी उसका जी समाजवादी और एमआईएम को भी तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनका। आपको एक बात और बता दूं, पिछले कारपोरेशन चुनाव में बांद्रा का ही जो एक इलाका है, बांद्रा स्टेशन के ईस्ट में बहरामपाड़ा जिसको बोलते, वहां से जो एमआईएम का उम्मीदवार था उसको टिकट नहीं मिली, वो शिवसेना में आ गया, उद्धव ने उसको टिकट दिया, वो कारपोरेटर है शिवसेना का, लेकिन वो पहले विधानसभा चुनाव में वो तो एमआईएम का कैंडिडेट था, शिवसेना में आकर कारपोरेटर बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा मुंबई बीएमसी का चुनाव में देखने की बात यह रहेगी कि मुस्लिम वोट कहां झुकता है। जी उद्धव जी ठाकरे जी अगर 50 से ज्यादा कारपोरेटर चुनकर लाते हैं तो मान लो उसमें कम से कम
10 के आसपास मुस्लिम कारपोरेटर रह गए पहली बार। भाऊ शरद पवार ने तो ऐलान कर दिया है कि वो राहुल गांधी की अगवानी करने के लिए 7 नवंबर को जा रहे हैं, जब वो महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। उद्धव ठाकरे भी जाएंगे क्या? तो मुझे नहीं लगता कि क्या है कि ये पदयात्रा है, ये भूलिए मत। जी। ये पदयात्रा है जिसमें चलना पड़ता है। उद्धव ठाकरे को आपने शिवाजी पार्क के स्टेज पर देखा होगा, तो वो उतना चल नहीं पाते, खड़े नहीं रह पाते बिना आधार के। उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल पाए। तो वो उनको अभिनंदन करने के लिए शायद पहुंच जाएंगे, लेकिन पदयात्रा में सहभागी नहीं होंगे। हाँ, उसके बाद कई मीटिंग वगैरह होगी तो स्टेज पर जा सकते हैं, लेकिन पदयात्रा में शामिल नहीं होंगे। पवार तो हो गए, पवार तो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। हर कहा आप भीड़ जमा करो तो ये अब्दुल्ला पहुंच जाते हैं। तो पवार की बात अलग है। वो तो आपको याद होगा, चौटाला की सालगिरह पर पहुंच गए थे, आपको याद होगा। हाँ, देवीलाल के एक प्रोग्राम में, और हाँ, तो वो देवीलाल उसमें की याद में एक प्रोग्राम हुआ था। जी जी। हाँ, वो उधर क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएंगे, शेख अब्दुल्ला को रखेगा तो उसमें भी जाएंगे। और लोगों को सवाल सामने खड़ा होगा कि इसको अब्दुल्ला माने या बेगानी शादी में आया है वो अब्दुल्ला माने, इसमें अब्दुल्ला असली कौन है। ये लोगों को हाँ, फरूक कौन सा है और शरद कौन सा है, दोनों तो अब्दुल्ला ही है। भाऊ गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के चुनाव की घोषणा अब दिवाली के बाद कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ऐलान कर देगा। हिमाचल का तो ऐलान हो चुका है। हिमाचल का पता भी चल गया है कि 12 नवंबर को मत पड़ेंगे और गिनती 8 दिसंबर को होगी। 12 नवंबर को मत पड़ेंगे और 8 दिसंबर को जाकर के मतगणना होगी। इसका मतलब ये है कि इस बीच गुजरात के भी चुनाव होंगे और दोनों राज्यों की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गुजरात को लेकर के आपका आकलन क्या है भाऊ? किस तरह की वहां से खबरें मिल रही हैं? जो सर्वे आ रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है इस बार। तो बीजेपी की जीत तो होगी, इसका कारण है कि वहां कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। एक बात होता है कि एक तो अच्छी चीज अवेलेबल है और उसके मुकाबले में भी पहुंचे ऐसा कोई है नहीं। तो एक बात होती है कि ऐसी जगह क्या होता है कि लोकल लेवल पर जो गुस्सा होता है उसका फायदा अपोजिशन में लड़ेंगे उनको होगा, कांग्रेस को होगा, या केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो केजरीवाल की लाइन यही है कि जितना कांग्रेस का नुकसान कर सकते हैं उतना करेंगे। तो एक्चुअली बीजेपी की बी टीम जिसको बोल सकते हैं, इसी ढंग से केजरीवाल गुजरात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी। तो उनको उनका लॉन्ग टर्म मुझे लगता है गोल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस का स्पेस जो है वो हड़प लेना है केजरीवाल को। केजरीवाल आप देखेंगे कि जहां जहां कांग्रेस वीक है, कांग्रेस का कोई लोकल लीडर खड़ा नहीं हो रहा है या कोई लोकल लीडर उभर नहीं रहा है। पिछले चुनाव में आपको याद होगा, वो अल्पेश ठाकुर, मेवानी और हार्दिक पटेल ऐसे उधारी के लोग लाए थे और उनको संभालते संभालते इनके शंकर सिंह गोहिल और अर्जुन मोदवाड़िया ऐसे जो ओरिजिनल लीडर थे वो बेचारे जी। हार गए थे, याद होगा आपको। सही सही सही। तो मुझे लगता है कि गुजरात में बीजेपी का कितना फायदा होगा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, कांग्रेस का नुकसान कितना होता है इस पर ध्यान देंगे। पर मे, भाऊ मे, मेरा तो ध्यान वही जा रहा है कि कांग्रेस का कितना नुकसान होने वाला है और कांग्रेस का कितना, क्योंकि कोई ना किसी को वो स्पेस लेना पड़ता है। हम जब देखते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना उभरी, जो कम से कम 20 साल से शिवसेना मुंबई में अटकी हुई थी, मुंबई थाना के बाहर शिवसेना नहीं थी, लेकिन शरद पवार अचानक अक्टूबर 1986 में फिर से वापस कांग्रेस में चले गए। तो वो तो उस वक्त 8 साल के लिए महाराष्ट्र के अपोजिशन का चेहरा बने थे, वही कांग्रेस में चले गए।
तो उन्होंने जो पूरा अपोजिशन समेटा था, जिसमें पीडब्ल्यूडी पार्टी थी, जनता पार्टी, जनता दल वगैरह थे, ऐसे जो अलग अलग छोटी मोटी पार्टियां थी, उनका तो मानो कि कुछ मेले में बाप का या माँ का हाथ छूट गया तो बच्चा गुम हो जाता है, जी वैसे जी उस सब पार्टियों की हालत हो गई। उनको समझ में नहीं आया कि हमारा बाप कहाँ गया, हमारा नेता कहाँ गया। ये सवाल मैंने उस वक्त मृणाल गोरे से पूछा था कि शिवसेना बड़ी हुई तो आप क्या कर रहे थे, आपको टेक ओवर करना चाहिए था, पवार तो निकल गए थे। सही। लेकिन पवार के पास जो एंटी कांग्रेस वोट थे वो समेटने के लिए आपने कुछ किया नहीं। तो उस वक्त बाला साहब की इमेज ऐसी थी कि लोगों ने उनको स्वीकार कर दिया। देखो अक्टूबर 1996 से लेकर 3 साल में शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में फैल गई और बीजेपी के समझ में आया कि ये अब अल्टरनेटिव है, तो उसके बाद बीजेपी ने शिवसेना से हाथ मिलाया। और उसका आपको सबूत चाहिए तो मैं दे सकता हूं कि 1987 में पार्ला का जो सब ये था, बाई इलेक्शन था, वो शिवसेना ने जीत लिया था अकेले हिंदुत्व पर। और जी उसके जी बाद औरंगाबाद, जिसका नाम अब संभाजी नगर हो गया, वहां जो नगर पालिका थी उसकी कारपोरेशन हो गई, वो भी शिवसेना ने पहली बार लड़कर सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो इसका श्रेय जितना बाला साहब को है उतना शरद पवार को है, क्योंकि शरद पवार ने महाराष्ट्र की सब अपोजिशन पार्टियां खत्म कर दी, स्पेस खाली कर दिया, तो बाला साहब ने स्पेस ऑक्यूपाई किया। अब देखिए गुजरात में कांग्रेस को अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का हाईकमांड ही मार रहे, तो जो स्पेस खाली हो रही है वो ग्रैब करने की कोशिश केजरीवाल कर रहे। तो ये दोनों में जितना कांग्रेस का नुकसान होगा, उतना जो कॉर्नर पर या कम वोटों से हारने वाली सीटें होती है वो बीजेपी जीत सकती है। और इसलिए शायद हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ा सक्सेस, बड़ी मेजोरिटी बीजेपी को मिल सकती है। भाऊ, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, जहां पिछली विधानसभा में कांग्रेस की 44 सीटें थी। आ, केरल का एक सिलसिला रहा, 5 साल यूडीएफ, 5 साल एलडीएफ। असम में भी 5 साल का शासन था बीजेपी का, और लोगों का ये कहना था कि अगर कांग्रेस ठीक से काम करे तो केरल में भी आ सकती है, असम में भी आ सकती है। और असम के अगर चुनाव नतीजे देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट ऑफ परसेंटेज में। हाँ, केरल में जरूर विजयन ने बड़ा करिश्मा किया और कांग्रेस को पीछे धकेल दिया पूरी तरीके से। लेकिन पश्चिम बंगाल में केवल एक सभा राहुल गांधी ने की नक्सलबाड़ी में, उसके अलावा कहीं इन्होंने काम नहीं किया। नतीजा 44 से 0 सीटें। केरल में भी नहीं आए, असम में भी वापसी नहीं की। और अगर अब की बात करें, जो अभी आप कह रहे थे कि एक तरीके से कांग्रेस ने तो गिव अप कर रखा है गुजरात में, इसके पीछे मानसिकता आखिर क्या है? कि आप पिछले चुनाव को अगर हम देखें गुजरात के, केवल 19 सीटों का अंतर था। कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 99 सीट मिली थी। जिस समय मतगणना हो रही थी उस समय बहुत सारे लोगों की तो सांसें अटक रही थी ये सुनकर के कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हार भी सकती है। तो ऐसे स्टेट में जैसे असम के नतीजे आए हैं या पिछली बार आपके गुजरात के नतीजे आए थे, उन स्टेट में कांग्रेस ताकत क्यों नहीं लगा रही है? क्यों समर्पण की मुद्रा में आ गई है? या संघर्ष करना भूल गई है, मुद्दों की पहचान करना भूल गई है, मतदाताओं से कनेक्ट करना भूल गई है, उनका जो भरोसा है वो जीतना भूल गई है? मतलब असली मर्ज क्या है कांग्रेस का? मैंने कभी 15 साल पहले कहीं एक पढ़ा था, असलियत मुझे पता नहीं लेकिन कहीं पढ़ा था, जो यूपी के एक बड़े नेता हुआ करते थे, एक समय बड़े नेता है ना, चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं थे लेकिन बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता ही है यूपी के, राज्यसभा में प्रमोद तिवारी। जी जी उनका बयान मैंने कहीं पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था दुबली कांग्रेस अच्छी होती है,
क्योंकि कांग्रेस अगर हम बड़ी ताकत से खड़ी कर देंगे यहाँ, तो उसका डिसीजन तो हाईकमांड ले लेगा। तो कांग्रेस दुबली रहती है तो यहाँ का डिसीजन हम कर सकते हैं। तो कांग्रेस हमारे कब्जे में रहे, ना कि राहुल और प्रियंका के, तो कांग्रेस दुबली रहना अच्छा है। तो यही बात अगर हम ऑल इंडिया लेवल पर देखें, तो लोकल लेवल पर कोई तगड़ा नेता खड़ा ना हो, क्योंकि आगे चलकर जैसे गुजरात का चीफ मिनिस्टर दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ऐसी स्थितियां कांग्रेस में ना हो, इसके लिए राहुल गांधी कांग्रेस में कोई लोकल लेवल पर लीडर खड़ा ही नहीं होने देते। जो अब भूपिंदर हुड्डा तो 10 साल के लिए चीफ मिनिस्टर थे, उनका नामो निशान नहीं हम देखते। वो जी लड़के हैं, जी लेकिन उनको हरियाणा में ही रखा है। लेकिन हरियाणा के आज के राहुल के सबसे बड़े नेता कौन है? वो रणदीप सिंह, कौन उनका नाम, रणदीप सुरजेवाला, सुरजेवाला। जी। जो बाई इलेक्शन में भी विधानसभा को हार जाते हैं, वो दिल्ली के लिए बड़े नेता होते हैं। तो इनको अगर लोकल सेनापति खड़ा ही नहीं करना है, तो लोकल लेवल पर चुनाव कैसे जीत सकते और या कैसे लड़ सकते? देखो, जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, और लड़ने के लिए लोकल लेवल पर तगड़ी सेना भी होनी चाहिए, तगड़ा सेनापति होना चाहिए। अब हमने देखा है कि पिछले चुनाव में जो अल्पेश ठाकुर थे, हार्दिक पटेल थे, वो बीजेपी में चले गए। इनके पहले से पुराने कांग्रेसी नेता थे शंकर सिंह गोहिल और अर्जुन मोढवाडिया, वो तो खत्म हो गए। शंकर सिंह गोहिल वाघेला, ठीक है, बीजेपी से उठाए थे, लेकिन वो तो अभी रिटायर हो गए। बचे हैं मधुसूदन मिस्त्री, वो तो अब क्या बोलते हैं उनको, दिल्ली में बैठे इनके साथ। बिल्कुल। ये कहाँ जाएंगे? उनके पीछे पीछे दौड़ना, यही तो मधुसूदन मिस्त्री का काम बचा है। तो गुजरात में कांग्रेस का लीडर कौन है? अगर लीडर ही नहीं है, तो वो सेना को समेट कर लड़ेगा कैसे और जीतेगा कैसे? और इसकी पड़ी भी नहीं है। आपने देखा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, लेकिन गुजरात में मुड़कर भी नहीं देखेंगे, ना कि हिमाचल प्रदेश देखेंगे। तो ये पदयात्रा का मतलब क्या है? ये अजीब अजीब बात है ना, कि आपने निकालिए, उस वक्त 2 चुनाव हो रहे हैं, और उसके बाद फटाफट से चुनाव एक के पीछे एक आने वाले हैं। बिल्कुल। वहां मुड़कर 2000 देखना नहीं चाहते। 2023 में तो और तो भी इन्होंने प्रतिष्ठित कांग्रेस चुनाव। की एनजीओ बना दी है। उनको लगता है कि मीडिया में छाए रहना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाऊ, जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है, वहां तीसरे विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ग्रैब करती जा रही है। 15 साल शीला दीक्षित दिल्ली में मुख्यमंत्री रही, रिप्लेस किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया। पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार थी, बाद में चन्नी को ले आए, कबाड़ा किया वहां कांग्रेस का, संभावनाओं का भी कबाड़ा किया, और वहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने रिप्लेस कर दिया। जहां जहां ये कमजोर होते जा रहे हैं, जहां इनकी लड़ने की ही इच्छा शक्ति नहीं है, वहां अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, और गुजरात में उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। क्या लगता है आपको, कुछ अगले कुछ सालों में कांग्रेस को रिप्लेस कर सकते हैं क्या ऑल इंडिया स्तर पर अरविंद केजरीवाल? तो मैं नहीं मानता कि रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अब जहां रिप्लेस करना था, देखो, शरद पवार महाराष्ट्र में है, ममता बनर्जी वहां है, केसीआर ने तेलंगाना में इनको रिप्लेस किया है, जगन मोहन ने आंध्र में किया है, फिर थोड़ा बचा हुआ कुछ केरला में है या कर्नाटक में है, और गुजरात में है। तो गुजरात में वो कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में आज भी हम अगर देखेंगे, डी के शिव कुमार है और सिद्धरामैया ऐसे नेता कुछ करने की, कल उठकर वो अलग से अपनी पार्टी लोकल लेवल पर बना सकते हैं, कि भाई हाईकमांड अगर कुछ नहीं कर रहा है तो हम ही कर ले, जैसे जी कि जी। जगन मोहन ने किया या ममता ने किया, वैसा सिद्धरामैया वगैरह कर सकते हैं। गुजरात में क्या है कि कोई इनका लीडर बचा नहीं है, लीडर ही बचा नहीं है कि जो कुछ कर सकता था।
और वाघेला जैसा था, लड़ना चाहता था, इसको ये इन्होंने आगे आने नहीं दिया। तो क्या करे? सिद्धरामैया अभी तक बैठे हैं, शायद भूपिंदर सिंह हुड्डा भी आगे चलकर भजनलाल जैसी अलग पार्टी बना सकते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन केजरीवाल के पास इतना स्टेट्समैनशिप है नहीं। देखिए ये बात, ये अभी तक उनको भरोसा नहीं कि अगर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर छोड़ दूंगा और सिसोदिया को बिठा दूंगा या और किसी को बिठा दूंगा तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, ये जी डरे जी हुए। जी ममता जी की जी हालत भी वही है। ममता अपने भतीजे को दिल्ली के पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना चाहती? वो केजरीवाल से अच्छा एग्रेसिव का पॉलिटिक्स कर सकती, लेकिन वो डरी हुई है कि अगर मैं बंगाल छोड़ दूं तो मेरा भतीजा ही मुझे निकाल देगा। देखो मोदी जी की ताकत समझ लो आप। मोदी जी ने गुजरात में जो बने बनाए लीडर थे, जो सरदार थे, उनको आहिस्ते आहिस्ते खत्म किया और नेक्स्ट जनरेशन पार्टी लेवल की लीडरशिप डेवलप की। आज 4 नेता है देखो, जो कभी मिनिस्टर नहीं था उसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। बिल्कुल। उसकी मिनिस्ट्री में एक भी पुराना मिनिस्टर ही नहीं है। जो 1.5-2 साल के मिनिस्टर है, उसके पहले वो और फिर भी पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई है गुजरात में। एक हमेशा बात जरूरी होती है कि लीडर जितना इंपॉर्टेंट है, उतनी पार्टी और पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन और लोकल लेवल की लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। आपको अजीब लगेगा, लेकिन गुजरात का जो प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष है, वो तो मराठी है। वो उनका चंद्रकांत पाटिल ऐसा उनका नाम है, वो जलगांव से हाँ है, जी जी महाराष्ट्र के, जी उत्तर महाराष्ट्र के है। वो आगे चलकर गुजरात में पुलिस में थे, वहां से मोदी को पसंद आया, मोदी ने उनको पॉलिटिक्स में लाया। और आज आपको जो शिंदे वगैरह हमारे एमएलए निकल गए थे, वो उनके ही कब्जे में थे उधर। तो उन्होंने पार्टी बनाई है। अब देखिए कि कौन है चंद्रकांत पाटिल? वो तो मिनिस्टर भी नहीं है, एमपी है, बिल्कुल। फिर भी वो गुजरात की पार्टी कंट्रोल कर सकते। आशीष शेलार जैसा तगड़ा है जो मिनिस्टर कभी भी बन सकता था, नहीं, उस पर मुंबई का बीएमसी का चुनाव सौंप दिया है। तो ये हमें समझना जरूरी होता है कि जितनी लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को लोकल लेवल पर लड़ने वाला नेता भी चाहिए। अब देखो, चीफ मिनिस्टर 5 साल रहे, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए, और चुप 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 काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट होता है। और मोदी और शाह ने पिछले 8 साल में, 10 साल में पार्टी खड़े करने की कोशिश की। तो ये ताकत मुझे कहीं भी, विल पावर में भी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं दिखाई देती। भाऊ बहुत धन्यवाद, आपका बहुत समय लिया आज और कई मुद्दों पर आपने बहुत डिटेल जानकारी दी। मुझे लगता है दर्शकों को भी आनंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली की सबको शुभकामनाएं भाऊ, आपको भी शुभकामनाएं।